आज की इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो जो अक्सर न्यूज़ में तो छाया रहता है। पर उसके पीछे की असली कहानी, मतलब जो कूटनीतिक कहानी है, वो छिप जाती है। बिल्कुल, वो छिप जाती है। आज का हमारा विषय है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत और आधार, यानी थ्योरीज एंड फाउंडेशंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। और ये बहुत बहुत ही जरूरी टॉपिक है। हाँ, इस पूरी चर्चा का जो जो मुख्य मिशन है वो ये डिकोड करना है कि दुनिया के देश आखिर आपस में कैसे व्यवहार करते हैं और क्यों करते हैं। क्या ये सब केवल ताकत का खेल है? सही कहा। क्या ये सिर्फ सेना और हथियारों का क्रूर खेल है या फिर इसमें शांति और विचारों की भी कोई जगह है? आज के हमारे जो नोट्स और अकादमिक स्रोत हैं वो थ्योरीज एंड फाउंडेशंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन से लिए गए हैं, जो कि एक बहुत ही ठोस स्रोत है। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए ये चर्चा एक डिकोडर रिंग की तरह काम करेगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को बिना किसी भ्रम के समझा जा सकेगा। और मजे की बात यह है कि हाँ, चलिए इसे थोड़ा आसान करते हैं। जब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जिक्र आता है तो अक्सर दिमाग में सिर्फ दो देशों के नेताओं के हाथ मिलाने की तस्वीर उभरती है, जो कि बहुत ही सीमित नजरिया है। एकदम सीमित। अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिर्फ देशों के बीच नहीं, बल्कि विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों मतलब MNCs और कई गैर राज्य अभिनेताओं के बीच भी होते हैं। ये एक बहुत ही सटीक बिंदु है और मैं यही जोड़ने वाली थी कि ये विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जी बिल्कुल, बताइए। देखिए, प्रसिद्ध विद्वान क्विंसी राइट ने इस पूरे ढांचे को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध असल में राष्ट्रों के बीच शक्ति, कानून और कूटनीति की एक प्रक्रिया है। मतलब ये सिर्फ संधियों पर हस्ताक्षर करने तक सीमित नहीं है। एकदम नहीं। ये इस बारे में है कि कैसे एक देश अपने हितों को बचाने के लिए सबसे पहले कानून का सहारा लेता है, और जब कानून काम नहीं आता तो कूटनीति के दांव पेच आजमाए जाते हैं, और अंततः जब कूटनीति भी फेल हो जाती है तब जाकर शक्ति या बल का प्रयोग होता है। तो ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है। हाँ, और इसमें MNCs और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं। वे भी सरकारों की नीतियों को अपनी सुविधानुसार मोड़ने की क्षमता रखते हैं। यानी एक ऐसा शतरंज का खेल है जहां मोहरें सिर्फ सेनाएं नहीं हैं, अर्थव्यवस्था और कूटनीति भी हैं। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे ढांचे में एक सबसे हैरान करने वाला तथ्य है जो मैंने स्रोत में पढ़ा, और ये किसी भी आम व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। आप अराजक व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मतलब जब हम किसी देश के भीतर देखते हैं तो एक सरकार होती है, पुलिस होती है, कोई नियम तोड़े तो उसे सजा देने वाली संस्था है, एक पदानुक्रम होता है। सही। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विश्व सरकार या वर्ल्ड गवर्नमेंट है ही नहीं। ये पूरी तरह से एक अराजक व्यवस्था है, एनार्किक सिस्टम। और अगर हम इसे थोड़े बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो अक्सर अराजकता शब्द सुनते ही लोगों को लगता है कि हर तरफ दंगे हो रहे हैं। हाँ, जैसे कोई कानून व्यवस्था ही ना हो। लेकिन कूटनीति की दुनिया में अराजकता का मतलब सड़कों पर होने वाली अफरा तफरी नहीं है। इसका तकनीकी अर्थ बस इतना है कि कोई सर्वोच्च सत्ता या ओवरआर्चिंग अथॉरिटी नहीं है। मतलब कोई सुप्रीम पुलिस स्टेशन नहीं है जहां एक देश जाकर दूसरे की शिकायत कर दे और तुरंत न्याय मिल जाए। बिल्कुल। और चूंकि कोई सुप्रीम सरकार नहीं है जो सुरक्षा की गारंटी दे सके, इसलिए हर राज्य को अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। हाँ, यहीं से राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट और शक्ति की अवधारणा जन्म लेती है। इस अराजक व्यवस्था में जीवित रहने के लिए हर राज्य अपने हित के पीछे भागता है और शक्ति अर्जित करता है, जो कि सिर्फ सैन्य नहीं, आर्थिक और तकनीकी भी हो सकती है। एकदम सही। और मुझे लगता है कि ये अराजकता का डर ही है जिसने देशों को हथियारों की दौड़ में धकेला है। इतिहास तो यही बताता है। और इसी वजह से ये जो पूरा क्षेत्र है वो समय के साथ बहुत विकसित हुआ है। मतलब परंपरागत रूप से तो ये सिर्फ युद्ध, शांति और शक्ति संतुलन तक सीमित था। हाँ, बैलेंस ऑफ पावर तक। लेकिन आज तो ये पूरी तरह बदल गया है। वैश्वीकरण, मानवाधिकार, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे भी अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मुख्य हिस्सा बन गए हैं। ये बदलाव बहुत ही स्वाभाविक था। दुनिया अब शीत युद्ध के द्विध्रुवीय दौर से निकलकर एक जटिल बहुध्रुवीय या मल्टीपोलर व्यवस्था बन चुकी है, जहां पर्यावरण और अर्थशास्त्र भी देशों के रिश्ते तय कर रहे हैं। बिल्कुल। अब कोई भी देश अपनी सीमाओं में सिमट कर नहीं रह सकता। तो इस जटिल और अराजक दुनिया को समझने के लिए विद्वानों ने जो चश्मे या सिद्धांत बनाए हैं, चलिए उन क्लासिक सिद्धांतों पर बात करते हैं। जरूर।
सबसे पहले यथार्थवाद की बात करनी चाहिए। हाँ, यथार्थवाद यानी रियलिज्म। इसमें हैंस जे मॉर्गनथाउ और उनकी किताब पॉलिटिक्स अमंग नेशंस का जिक्र बहुत अहम है। वो किताब तो इस सिद्धांत की नींव है। उनके विचार काफी सीधे और थोड़े कठोर लगते हैं। वो दुनिया को वैसी ही देखते हैं जैसी वो है, बिना किसी लाग लपेट के। बिल्कुल। तो विशेषज्ञ के तौर पर आप इस सिद्धांत का मुख्य विचार कैसे समझाएंगी? देखिए, मॉर्गनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत स्पष्ट रूप से केवल शक्ति संघर्ष यानी स्ट्रगल फॉर पावर माना है। मतलब सब कुछ सिर्फ ताकत के लिए हो रहा है? यथार्थवाद यही मानता है। इसके अनुसार हर देश अंततः सिर्फ अपने राष्ट्रीय हित के बारे में सोचता है और उसे सुरक्षित करने का एक ही तरीका है, शक्ति। तो नैतिकता या आदर्शों की कोई जगह नहीं है? यथार्थवाद के हिसाब से तो नहीं। जब बात सर्वाइवल की आती है तो देश अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता को किनारे रख देते हैं। अगर हम आज की दुनिया के उदाहरण देखें तो रूस यूक्रेन संघर्ष या फिर अमेरिका और चीन के बीच जो प्रतिस्पर्धा चल रही है वो इसी यथार्थवाद को दर्शाती है। पूरी तरह से। इन घटनाओं में देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा और भू राजनीतिक प्रभाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वहां कोई भी फैसला भावनाओं पर नहीं, विशुद्ध शक्ति और हित के गणित पर लिया जा रहा है। ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। यथार्थवाद समझाता है कि देश निर्मम फैसले क्यों लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है। दुनिया सिर्फ हथियारों के बल पर तो नहीं चल रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसके बिल्कुल उलट जो विचार है, आदर्शवाद या आइडियलिज्म, चलिए उसे पेश करते हैं। जो उम्मीद की किरण है। हाँ, इसे अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने बहुत बढ़ावा दिया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के जरिए। सही कहा। यथार्थवाद जहां शक्ति संघर्ष की बात करता है, आदर्शवाद क्या कहता है? आदर्शवाद मानता है कि दुनिया को हमेशा युद्ध और अविश्वास में जीने की जरूरत नहीं है। ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक संस्थाओं के जरिए स्थायी शांति आ सकती है। मतलब नियम और कानून से दुनिया चल सकती है। हाँ, और ये सामूहिक सुरक्षा कलेक्टिव सिक्योरिटी पर जोर देता है कि अगर एक पर हमला हुआ तो सब मिलकर उसे रोकेंगे। बिल्कुल। ये शक्ति संतुलन की जगह कानून के शासन की बात करता है। इसके तो आज के समय में भी बहुत अच्छे उदाहरण हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ की स्थापना इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और पेरिस जलवायु समझौता भी। हाँ, जहां देश अपनी सेना बढ़ाने नहीं बल्कि एक साझा संकट से निपटने के लिए साथ आए हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये थोड़ा किताबी नहीं लगता? यूएनओ अक्सर बड़े युद्धों को रोकने में बेबस नजर आता है। यही वो बिंदु है जहां आदर्शवाद की सबसे तीखी आलोचना होती है। यथार्थवादी तो इसे ख्याली पुलाव कहते होंगे। बिल्कुल कहते हैं। उनका मानना है कि आदर्शवाद देशों की सत्ता की भूख को कम आंकता है। जब कोई बड़ा देश वीटो पावर इस्तेमाल करता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून सिर्फ कागज के टुकड़े रह जाते हैं। ये टकराव तो कभी खत्म होने वाला नहीं लगता। लेकिन इन दोनों के अलावा आधुनिक दृष्टिकोण भी तो हैं, जैसे नव यथार्थवाद, जिसे स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहते हैं। हाँ, इसमें केनेथ वॉल्स की किताब थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का संदर्भ बहुत दिलचस्प है। वॉल्स ने तो इस पूरे अध्ययन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। वो कैसे? क्लासिक यथार्थवाद से ये कैसे अलग है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, क्लासिक यथार्थवाद मानता था कि शक्ति की भूख इंसान की मूल फितरत में है, ह्यूमन नेचर में। हाँ, लेकिन नव यथार्थवाद कहता है कि समस्या देशों की नियत में नहीं है बल्कि इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना में है, स्ट्रक्चर में। बिल्कुल। चूंकि व्यवस्था अराजक है, कोई विश्व पुलिस नहीं है, तो ये ढांचा ही देशों को मजबूर करता है कि वे अविश्वास करें और हथियार बढ़ाएं। इसे ही तो सुरक्षा दुविधा या सिक्योरिटी डिलेमा कहते हैं ना? एकदम सही। तो इसका मतलब भले ही किसी देश का नेता बहुत शांतिप्रिय हो, उस ढांचे की वजह से उसे हथियार जुटाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कमजोर पड़ जाएगा। नव यथार्थवाद के अनुसार अराजकता स्थायी है, इसलिए शक्ति संतुलन एक स्वाभाविक परिणाम है। ये तो एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन तभी एक और विचार सामने आता है जिसने इस पूरी अराजकता की अवधारणा को ही पलट कर रख दिया। हाँ, अब संरचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रही हैं। बिल्कुल। इसमें अलेक्जेंडर वेंट का वो मशहूर कोट मुझे याद आ रहा है, एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। अराजकता वही है जो राज्य से बनाते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। ये तो नव यथार्थवाद पर सीधा प्रहार है। मैं चाहूंगा कि आप इसका अर्थ डिकोड करें। जरूर। वेंट कह रहे हैं कि अराजकता का मतलब हमेशा युद्ध नहीं होता। ये इस पर निर्भर करता है कि देश एक दूसरे को किस नजरिए से देखते हैं। केवल सैन्य शक्ति ही सब कुछ नहीं है। नहीं,
विचार, पहचान यानी आइडेंटिटी और मान्यताएं यानी नॉर्म्स बहुत मायने रखते हैं। कोई उदाहरण? जैसे अमेरिका के लिए ब्रिटेन के परमाणु हथियार कोई खतरा नहीं है, लेकिन किसी विरोधी देश की सामान्य मिसाइलें भी बहुत बड़ा खतरा हैं। बिल्कुल। हथियार तो दोनों के पास है, व्यवस्था भी अराजक है। फिर फर्क क्या है? फर्क पहचान का है, दोस्त और दुश्मन की पहचान का। एकदम सही पकड़ा आपने। राष्ट्र एक दूसरे के प्रति अपनी धारणा कैसे बनाते हैं, यही संरचनावाद है। इसके समकालीन उदाहरण तो बहुत शानदार हैं, जैसे भारत की वसुधैव कुटुंबकम की नीति, जो एक बेहतरीन सॉफ्ट पावर का उदाहरण है। हाँ, जहां भारत शांति और संस्कृति की पहचान के बल पर अपनी कूटनीति चलाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि देश अपनी पहचान से दुनिया को प्रभावित करते हैं। और यूरोपीय संघ यानी ईयू का सहयोग मॉडल भी इसका बड़ा सबूत है। यूरोप के देश तो सदियों तक आपस में लड़ते रहे। दोनों विश्व युद्ध वही हुए। अगर नव यथार्थवाद हमेशा सही होता तो उन्हें आज भी लड़ते रहना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपनी साझा पहचान बना ली। बिल्कुल। संरचनावाद यही सिखाता है कि राज्य अपनी पहचान और विचारों से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बदल सकते हैं। वाकई ये सभी सिद्धांत दिमाग के कई दरवाजे खोल देते हैं। लेकिन अगर हम इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो निष्कर्ष क्या निकलता है? इस संबंध बराबर शक्ति प्लस हित प्लस अराजकता। ये समीकरण बहुत ही सटीक है और ये दिखाता है कि किसी भी घटना को सिर्फ एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। इन सभी सिद्धांतों का मिश्रण ही असली तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। अगर हम संक्षेप में आज की दुनिया पर इन्हें लागू करें बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के, तो रूस यूक्रेन युद्ध यथार्थवाद को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र की जो भूमिका है वो आदर्शवाद है। और अमेरिका चीन की वर्तमान प्रतिस्पर्धा वो नव यथार्थवाद के ढांचे में फिट बैठती है। और भारत की सॉफ्ट पावर या ईयू का मॉडल वो संरचनावाद का सटीक उदाहरण है। यह समझ में आ गया? सुनने वालों के लिए अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि कोई भी एक सिद्धांत पूरी कहानी नहीं बताता, सब साथ मिलकर काम करते हैं। तो इस चर्चा को समेटते हुए ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यह समझ, यह डीकोडर रिंग किसी भी सामान्य समाचार को एक गहरी कहानी में बदल सकती है। अब खबरें सिर्फ पढ़ी नहीं जाएंगी, समझी जाएंगी। बिल्कुल। अब शक्ति, हित और पहचान के उस अदृश्य खेल को आसानी से समझा जा सकेगा। और इस चर्चा का अंत मैं एक ऐसे सवाल के साथ करना चाहूंगी जो स्रोत की नींव पर ही आधारित है। जी बताइए। यदि संरचनावाद सही है और अराजकता वही है जो राज्य से बनाते हैं, तो क्या भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जलवायु परिवर्तन जैसे किसी एक साझा वैश्विक खतरे के सामने आने से, ओहो, एक साझा खतरा। हाँ, तो क्या ऐसे खतरे से देशों की पहचान रातों रात बदल सकती है? क्या वो आपसी दुश्मनी भुलाकर एक साझा मानवीय पहचान बना सकते हैं? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। और अगर ऐसा होता है तो क्या ये अचानक यथार्थवाद के शक्ति संघर्ष वाले खेल के सारे नियम हमेशा के लिए खत्म कर सकता है? ये सच में ये एक ऐसा विचार उत्तेजक प्रश्न है जिस पर सबको विचार करना चाहिए। क्या साझा खतरे दुनिया को एक कर पाएंगे या फिर वहां भी कोई अपना हित ही तलाशेगा? इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस कूटनीतिक सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और अगली बार तक के लिए अलविदा।